हेलो फ्रेंड, आज हम आरआरबी ग्रुप डी साइंस के टॉप 50 सवालों को मॉक टेस्ट हम इस वीडियो में लगाएंगे। और फ्रेंड, आप जो है ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो यह मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं आपको इस मॉक टेस्ट में जितने भी टॉप 50 सवाल बताऊंगा वो सब एग्ज़ाम में पूछे हुए सारे सवाल हैं और यही एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। हमारा पहला सवाल यह है, सामान्य जुकाम को श्वसन तंत्र के निचले हिस्से का संक्रमण क्यों कम ही माना जाता है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राइनो वायरस केवल ऊपरी श्वसन तंत्र को ही संक्रमित करता है। ठीक है। अगला सवाल है, इनमें से किसने 1890 में मानव रक्त के 4 मुख्य समूहों के बारे में बताया था? ठीक है। यानी कि रक्त के 4 मुख्य समूह जो हमारे ब्लड ग्रुप होता उसके बारे में ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला सवाल है, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रेबीज विषाणु के कारण जो है हाइड्रोफोबिया होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग वक्ष गुहा में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फुफ्फुस में। अगला सवाल है, अनाज के भंडारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक हानि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुपयुक्त नमी के कारण हानि। अगला सवाल है, कार्यशाला में सामान्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो पहले हम कथन को पढ़ेंगे अच्छे से। हमारा पहला कथन यह है कि कार्य के लिए किसी भी उपलब्ध उपकरण का उपयोग करें, भले ही वह सही उपकरण ना हो। दूसरा कथन है, उपयोग के बाद उपकरणों को उनके उचित स्थान पर रखें। तीसरा है, मशीन चालू रहने पर उसे साफ करें। चौथा कथन, घिसे पिटे या क्षतिग्रस्त उपकरणों को तुरंत बदलें। ठीक है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कथन दूसरा और कथन चौथा बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। अगला सवाल देखेंगे, किस मानव अंग का भार लगभग 1.4 किलोग्राम होता है और प्रति मिनट 0.85 लीटर रक्त इससे होकर गुजरता है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दिमाग। अगला सवाल है, आशुद्ध जल विद्युत डैश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कुचालक। अगला सवाल है, मानव मादाओं में निषेचन की विफलता की स्थिति में डिंब वाहिनी में अंडे को दीर्घायु अवधि कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 से 2 दिन तक। अगला सवाल है, निम्नलिखित दो कथनों अभिकथन ए और कारण आर के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। तो कथन ए, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रियाओं से विलय लवण बनते हैं और कारण है, अवक्षेपण अभिक्रियाओं में विलयन में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। यानी कि आपका अभिकथन जो है वो गलत हो जाएगा, लेकिन इसका कारण जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखेंगे, जब हमारी त्वचा से पसीना वाष्पित होता है तो हम ठंडक का अनुभव किस कारण करते हैं? मतलब ये है कि जब हमारे मानव शरीर से पसीना निकलता है तो हमें हल्की हल्की सी ठंड महसूस होती है, तो वो किसके कारण होती है? तो वो होती है वाष्पन के लिए पसीना हमारी त्वचा से ऊष्मा अवशोषित करता है। यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है और हमारे शरीर में दो अस्थियों को जोड़े रखने में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्नायु। अगला सवाल है, ध्वनि तरंग की प्रबलता और मृदुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है, बाकी पहला जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कथन यह है कि प्रबल ध्वनि में मृदु ध्वनि की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा है, ध्वनि तरंग की प्रबलता ध्वनि के प्रति कान की संवेदनशीलता का माप है। ठीक है, तो ये दूसरा और तीसरा सही है, बाकी पहला कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल,
नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन सही हैं तथा कथन दूसरा कथन पहला की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो हम जो है पहले कथन को पढ़ेंगे जो दूसरा हमारा वाला सही हमारा। चलो हम इसको पहले शुरू से ही इस कथन को पढ़ेंगे। पहला कथन ये है कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, लेकिन कॉपर जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। दूसरा है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो इसका कथन जो है वो दोनों सही हैं, लेकिन कथन एक की सही व्याख्या करता है तो कथन दूसरा। अगला देखेंगे सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किशोरावस्था के लिए विशिष्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी, यानी कि पैरों और बाहों पर पतले बाल का होना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। तो विषाणु से होने वाला रोग है चिकन पॉक्स, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त में नहीं पाया जाता। तो मानव रक्त में नहीं पाया जाने वाला है वो है कॉन्ड्रोसाइट, यानी कि ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। तो सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपेडियस, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करती है, अन्य शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला देखेंगे सवाल, एचआईवी संक्रमण में विंडो पीरियड उस चरण को संदर्भित करता है जिसके दौरान डैश, इसके आगे ऑप्शन रखा जाएगा जो इसमें सही है और सवाल आपका पूरा हो जाएगा। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एचआईवी एंटीबॉडी परीक्षणों में पता नहीं चल पाती है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एचआईवी मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के संचरण की रोकथाम में सहायक सुरक्षित यौन संबंध विधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यौन क्रिया के दौरान कंडोम का उपयोग करना। अगला देखेंगे सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा महिला शरीर अंग प्रत्येक महीने निषेचित अंडे को प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गर्भाशय। अगला देखेंगे सवाल, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कल्पना चावला थी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, दिए गए कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन असत्य हैं। कथन को अब हम पढ़ेंगे, धातु और अधातु इलेक्ट्रॉनों को साझा करके अभिक्रिया करते हैं। और दूसरा कथन है उनके बीच बनने वाला आबंध सह संयोजी होता है। तो ये कथन दोनों बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, अग्निशामक यंत्र के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल कथन दो सही है। पहला कथन यह है कि जहरीले धुएं की उपस्थिति की परवाह किए बिना किसी भी प्रकार की आग को बुझाने का प्रयास करना सुरक्षित है। नहीं, यह कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है PASS तकनीक, जिसका अर्थ पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप है, अग्निशामक यंत्र के प्रभावी उपयोग के लिए अनुशंसित है। ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कपाल तंत्रिका का उद्गम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मस्तिष्क। अगला है, किस बीमारी विकार के लिए आमतौर पर शांत करने वाली दवा दी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चिंता। अगला सवाल है, विदेशी और स्थानीय मवेशी नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लंबे दुग्ध स्त्रवण को रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ संयोजित करना। अगला है,
विटामिन B1 की कमी से विशेष रूप से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बेरी बेरी। अगला है एड्स का पूरा रूप क्या है? तो एड्स का पूरा रूप होता है ऑप्शन सी यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला सवाल देखेंगे एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर होता है चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पादपों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कथन ए सही है लेकिन कथन बी गलत है। तो अब हम कथन को पढ़ेंगे। हमारा पहला कथन ये है कि कायिक रूप से प्रवर्धित पादप बीजों से उत्पन्न पादपों की तुलना में पहले पुष्प और फल दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा कथन है कायिक रूप से प्रवर्धित पादप जनक पादप में आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। तो हमारा कथन दूसरा सही है, सॉरी दूसरा कथन गलत है लेकिन पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है मानव शरीर में एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अग्नाशय है। अगला सवाल है नीचे दिए गए दो कथनों को देखिए और सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कथन ए गलत है लेकिन कथन बी सही है। कथन ए है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं जो जल से पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। और दूसरा कथन है कि एथेनॉइक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तुलना में दुर्बल अम्ल होते हैं। तो यानी कि हमारा कथन दूसरा जो है सही है और पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। अगला सवाल है प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति मनुष्य में मलेरिया का कारण बनती है और सबसे ज़्यादा घातक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम यानी कि ऑप्शन डी ये रहा इसका आंसर सही। अगला सवाल देखेंगे हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसके कारण डैश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला सवाल है विटामिन डी की कमी से डैश होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित तीन कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सभी पहला दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो कथन को हम पढ़ते हैं। पहला कथन यह है कि सूत्र इकाई द्रव्यमान केवल आयनिक यौगिकों पर अनुप्रयुक्त होता है संयोजक यौगिकों पर नहीं होता है। दूसरा है सूत्र इकाई द्रव्यमान किसी आयनिक यौगिक के आनुभाविक सूत्र में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। तीसरा है सोडियम क्लोराइड NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान 58.5 U है। ठीक है, तो ये कथन तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे क्षय रोग की रोकथाम के लिए किस टीका का उपयोग किया जाता है? तो क्षय रोग की रोकथाम के लिए BCG टीका लगता है यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि काली खांसी को डैश भी कहते हैं? तो काली खांसी को कुकर खांसी भी कहते हैं यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो शरीर में रक्त कोशिकाएं जो हैं वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है सितंबर 1990 में शुरू हुए पहले मानव जीन थेरेपी प्रयोग में किस कमी के खिलाफ एक रेट्रोवायरल वेक्टर का उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एडेनोसिन डी एमिनेज का। अगला सवाल है पेनिसिलिन की खोज को चिकित्सा में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इसने प्रतिजैविक युग की शुरुआत की। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी केवल कथन एक सही है।
तो कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन यह है कि विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। दूसरा कथन है 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलॉम के बराबर है। तो हमारा कथन जो है पहला बिल्कुल सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं क्वाइशियोरोकर, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, 1929 में पेनिसिलियम फंगस के जीवाणुरोधी गुणों की खोज किसने की थी। तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल है, साइट्रस कैंकर एक डैश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बैक्टीरियल रोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ए और दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। अगला सवाल है, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में कितने आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3। अगला सवाल देखेंगे, एक युवा पुरुष का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। तो सामान्य रक्तचाप होता है 120/120/80, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 80 से नीचे नहीं होना चाहिए और 120 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो फ्रेंड, ये था 50 सवालों का मॉक टेस्ट, मैंने आपको अब इस वीडियो में बता दिया। आप एग्जाम से पहले इसको अच्छे से पढ़ कर जाना। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।